हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि टीजीटी और पीजीटी के लिए डेमो क्लासेस चल रही हैं, उसी कड़ी में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो हमारा यूट्यूब चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें। बाकी टेलीग्राम लिंक विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डेली आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। बाकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम उस टेलीग्राम माध्यम से आपके पास तक पहुंचाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तैयार हो जाइए, मजा आने वाला है। तो आप थंबनेल पे देख रहे होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है, मक्का मेज। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जैसे आज हमें डिस्कस करना है किस पे, मक्का पे, मेज पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं और हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो एक एक करके एक एक पॉइंट हम आपको अच्छे से समझाते हुए आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्टिंग वहीं से होती भैया, कहां से? बोटेनिकल नेम से होती। कहां से होती है? बोटेनिकल नेम से होती है। एक एक करके बताते हैं आपको। तो लगे रहिए मन लगा के, कॉपी पेन आपके साथ हो, बाकी सारी चीजें अच्छी होगी। एक मिनट, चलिए बात करेंगे किसकी? वैज्ञानिक नाम, कुल, गुणसूत्र। तो सबसे पहले आता है कॉमन नेम। क्या आता है? कॉमन नेम आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? बोटेनिकल नेम आता है। तो कॉमन नेम और बोटेनिकल नेम में डिफरेंट क्या होता है? किसको कॉमन नेम कहेंगे या उपनाम, किसको वैज्ञानिक नाम कहेंगे? ठीक है, देखिए कॉमन नेम जो होता है वो एक लोकलिटी मेंटेन करती है। लोकलिटी की बात आप समझते हो ना, जैसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र, ठीक है। और बोटेनिकल नेम जो होता है ये इंटरनेशनल पहचान बनाती है। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका में जाके कुछ और कहते होंगे, इंडिया में कुछ और कहते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर जिया मेज की बात आएगी तो ओनली फॉर क्या होगा? वो मेज ही होगा। अपने लैंग्वेज में आप कुछ भी कह रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट क्या कह रहे हैं? मक्का ही कह रहे हैं। समझ गए कि नहीं? जैसे अभी देखिए रिश्ते की बात करो, कोई बाबूजी कहता है फादर को, कहता है कि नहीं? कोई पापा कहता, कोई डैड कहता, कोई कुछ कहता, कहता कि नहीं? लेकिन कहते किसको है? फादर को ही कहते हैं ना। तो फादर क्या हो गया समझ लीजिए, एक इंग्लिश वर्ड हो गया। और लेकिन उसके कई रूप हो गए। वो जो कई रूप हैं उसका मतलब वो क्या हुआ? वो एक लोकलिटी हो गई, ठीक है। तो ऐसे कॉमन नेम का मतलब यही हो जाएगा, लोकलिटी, लोकल नेम। यहाँ का कुछ और होगा, कहीं का कुछ और होगा। जैसे आप देखते ही होंगे बहुत सारी क्रॉप है, उसका कुछ क्षेत्र में कुछ बोला जाता है, कहीं पे कुछ बोला जाता है। तो कॉमन नेम क्या होता है? लोकलिटी मेंटेन करती है। और बोटेनिकल नेम इंटरनेशनल पहचान बनाती है। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है? जियामेड। फैमिली क्या है? ग्रेमनी या पोएसी आप लिख सकते हो, पोएसी, ठीक है। जो आज की डेट में इसका नया नाम है। गुणसूत्र कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। अब ये भी देखते हैं, जैसे कुछ पॉइंट यहाँ पे है, आप लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? मक्का विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप कहोगे सर जी तो आप तो बताए थे कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं है। हाँ, बात आपकी ये भी सही है, लेकिन ये भी मुख्य फसल है। लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। और भारत की कौन सी है? धान है। ये दोनों चीज आप लिख लीजिएगा। अधिक उपज क्षमता और विविध उपयोग के कारण इसे क्या कहते हैं? धान्य फसलों की रानी कहते हैं। देखिए इसके अंदर हाई यील्डिंग पोटेंशियल कैपेसिटी होती है, इसके अंदर अधिक उत्पादन देने की क्षमता होती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? खाद्यान्नों की रानी कहते हैं। भाई प्रोडक्शन कौन देता है? पैदा कौन करता है? रानी करता कि राजा? रानी करता ना। तो आप समझ गए होंगे। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? रानी कहते हैं, खाद्यान्नों की रानी। आप बहुत पढ़े होंगे, क्वीन ऑफ सीरियल किसको कहेंगे? मेज को कहेंगे। और देखिए जितनी मेज स्पीसीज है, ठीक है, जो मेज है इसकी कोई वाइल्ड स्पीसीज नहीं है। वाइल्ड स्पीसीज मतलब कोई जंगली प्रजाति नहीं है। क्या? कोई जंगली प्रजाति नहीं है, ठीक है। अब कहोगे जब इसकी जंगली प्रजाति है नहीं तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? जैसे सारी चीजें कहां से आई है? जंगली प्रजाति से आई है। जब इसकी कोई जंगली प्रजाति है नहीं तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो लिख लीजिएगा, एक क्रॉप थी, फॉडर क्रॉप थी, मतलब चारे वाली फसल थी, उसी से ये ओरिजिनेट हुई है। उसका नाम क्या है? टीनोसिंटेड। टीनो टीनोसिंटेड, ठीक है।
टीनोसेंटेड। इस टीनोसेंटेड से मेज क्रॉप क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है टीनोसेंटेड का, तो लिख लेना यूक्लाइना, यूक्लाइना मैक्सिकाना, यूक्लाइना मैक्सिकाना। यूक्लाइना मैक्सिकाना से क्या हुई है, मेज हमारी ओरिजिनेटेड हुई है। इससे और क्वेश्चन बनता क्या बनता है, मेज जो हमारा होता है वो नॉन टिलर प्लांट होता है। क्या, नॉन टिलर प्लांट होता है, ये भी लिख लीजिएगा। इसमें कल्ले नहीं निकलते हैं, ठीक है। और क्या पूछा जाता है, मेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेज कैसा प्लांट है, अभी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, इसका बोटेनिकल नेम, इसका फैमिली टूयन, ठीक है। जो जो चीजें बन सकती थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। पोषक मान इसके सीड में, इसके दाने में, ठीक है। दाने की बात करेंगे तो इसके दानों में कितना प्रोटीन पाया जाता है, 10% पाया जाता है। कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 70 से 80%। आप लिख लीजिएगा किस खाद्यान्न फसल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, मेज में पाया जाता है। इसमें आयल भी पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 4% पाया जाता है। फाइबर कितना पाया जाता है, 2.3%। राख कितना पाया जाता है, अस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या अस, कितना पाया जाता, 1.4%। एल्बोनाइड कितना पाया जाता है, 10.4%। अब यहाँ पे बात करेंगे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो जीन नामक प्रोटीन पाई जाती। कौन, जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाएगा, ये दो क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बात करेंगे जो इसका भ्रूण होता है, ठीक है। इसके भ्रूण में कितना तेल पाया जाता है, 30 से 40% पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी क्रॉप का जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, 2n होता है, सॉरी 3n होता है। क्या होता है, 3n होता है। तो इसका गुणसूत्र कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। किसके, उसके भ्रूण का गुणसूत्र कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। मक्के में जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, उसमें किसकी कमी पाई जाती है, ट्रिप्टोफेन की कमी पाई जाती है और लाइसिन की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जितने भी आपके सीरियल क्रॉप होते हैं, ठीक है, सीरियल क्रॉप होते हैं कि नहीं, सीरियल क्रॉप में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से बने होते हैं, ये चीज आप जानते ही हो। तो जो सीरियल क्रॉप है, तो पूछा जाता है एक क्वेश्चन, सीरियल क्रॉप में किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है, तो किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है, लाइसिन की कमी पाई जाती है। और जो पल्स क्रॉप है, पल्स क्रॉप मतलब समझ गए ना, जो पल्स क्रॉप होती, दाल वाली फसलें होती हैं, दाल में भी प्रोटीन पाई जाती है कि नहीं, तो इसके भी प्रोटीन किससे बने हैं, एमिनो एसिड से बने हैं। तो ये पूछा जाता है कि दाल वाली फसल में कौन सा एमिनो एसिड की कमी पाई जाती थी, लिख लीजिएगा मेथियोनिन। कौन से, मेथियोनिन। वहां पे मेथियोनिन, यहाँ पे लाइसिन। अगर पूछा जाए कि लाइसिन की कमी किसमें पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे, खाद्यान्न वाली फसलों में। मेथियोनिन की कमी किसमें पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे, पल्स वाली क्रॉप में। इतना समझ गए ना। अब बताते हैं आपको, तो देखिए लाइसिन की यहाँ पे कमी पाई जाती है, लेकिन बाद में, ठीक है, रिसर्च करके उसमें लाइसिन की अधिकता कर दी गई। कैसे कर दी गई, अभी आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो उद्भव की बात कर लेंगे। मक्का का उद्भव क्या माना जाता, मैक्सिको माना जाता। क्या माना जाता, मैक्सिको माना जाता है। तो अगर वैसे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल अमेरिका। क्या, सेंट्रल अमेरिका हो जाता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा खेती और उत्पादन कहां पे होता है, अमेरिका में होता है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, किस देश की उत्पादकता, किस देश की उत्पादकता सबसे ज्यादा है, तो किसकी है, इटली की है। किसकी है, इटली की है। लिख लीजिए किसकी है, इटली की है। देखिए उत्पादन की बात आएगी तो अमेरिका, एरिया की बात आएगी तो अमेरिका, लेकिन उत्पादकता, उत्पादकता और उत्पादन में डिफरेंट क्या होता है, उत्पादन
पर हेक्टेयर उत्पादन की बात आएगी, और उत्पादकता मतलब उत्पादन मतलब क्या हो जाएगा, पूरा। ठीक है, पर हेक्टेयर उत्पादन जो होगा वो उत्पादकता कहलाएगी। कहने का मतलब जो इटली देश है ये पर हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, लेकिन कुल उत्पादन की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, मक्का की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, कर्नाटका में होती है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। तो ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, ये सब चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए ये सब चीजें आपके हिसाब से सही होनी चाहिए, नहीं तो बाद में गलत हो जाएगा अगर कंफ्यूजन रहोगे। ठीक है, इस वजह से सारी चीजें समझ लो कि उत्पादकता क्या होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन। ठीक है, इंडिया की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, विश्व की बात करेंगे इटली। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मक्का का पौधा होता है, ये चीजें आपको समझने वाली चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, देखिए मक्का क्या है, C4 प्लांट है। क्या है, C4 प्लांट है। मक्का क्या है, पोट्रेंड्री प्लांट है। मक्का क्या है, मोनोइसियस प्लांट है। मक्का में कौन सा पॉलिनेशन होता, क्रॉस पॉलिनेशन होता। मक्का क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में C3 C4 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो यहाँ पे C4 आ गया। C4 का मतलब क्या हुआ, वो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, उसी से रिलेटेड है। जब प्रकाश संश्लेषण साइकिल चलती है तो वहां कार्बन की साइकिल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा साइकिल बन जाती है। तो कितनी साइकिल बन जाती, 4। इसी वजह से क्या बोलते हैं, C4 साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C4 साइकिल बोलते हैं। तो C4 साइकिल किसमें चलती है, तो आप कह सकते हो जिसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, बड़ी होती हैं। देखो गन्ना है C4, मक्का है C4, ज्वार बाजरा C4, चौलाई जिसकी पत्तियां लंबी हो बड़ी हो वो क्या होती है, C4 होती है। तो इसमें कार्बन की कितनी साइकिल चलती है, 4 साइकिल, एक साइकिल एक्स्ट्रा चलती है। गेहूं में क्या, 3 चलती है, इसमें एक एक्स्ट्रा चल जाती है कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो यही होता है क्या, आपका C4। इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, OAA बनता है। मैंने आपको बताया था जब भाई फोटोसिंथेसिस बने होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ बनेगा ना, जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। तो मक्का क्या है, आपका C4 है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब क्या है, मक्का प्रोट्रेंड्री है। इसका मतलब कहीं कहीं प्रोट्रेंड्रस लिखा रहता है। क्या, प्रोट्रेंड्रस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों को मतलब एक ही होता है। प्रोट्रेंड्रिक मतलब क्या होता, प्रो समझ गए पहले। ठीक है, देखिए ये मेज का पौधा होता है, इसके ऊपर यहाँ पे मेल फ्लावर लगे होते हैं, यहां से कोब, ठीक है, मतलब सिल्क लगे होते हैं। बात समझे नहीं, ये क्या हो जाता है, मेल फ्लावर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये फीमेल फ्लावर हो जाता है कि नहीं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर हो जाता है। ठीक है, जिस प्लांट में, समझना, जिस पौधे में नर पुष्प पहले निकले या पहले मैच्योर हो उसको क्या कहेंगे, उसको प्रोट्रेंड्री कहेंगे। तो मेज के पौधे में मेल फ्लावर पहले निकलता है कि नहीं, नर पुष्प, इसी वजह से मेज का पौधा क्या हो जाता है, प्रोट्रेंड्री हो जाता है। तो पूछा जाता है प्रोट्रेंड्री कंडीशन किसमें पाई जाती, तो आप क्या कहोगे, मेज में। अब जिसमें फीमेल पहले निकल जाए या फीमेल पहले मैच्योर हो, परिपक्व हो, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, लिख लीजिएगा, प्रोटोगाइनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रोटोगाइनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रोटोगाइनी कंडीशन कहलाएगी। एक किसमें पाया जाता है, बाजरे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बाजरे में पाया जाता है। प्रोट्रेंड्री और प्रोटोगाइनी, ये दोनों चीजें आप याद रख लीजिएगा। समझ गए, ये क्या हो गया, जिसमें मेल फ्लावर पहले निकले, पहले मैच्योर हो जिस पौधे में, वो पौधा क्या कहलाएगा, प्रोटोगाइनी। अब मोनोइसियस क्या होता है, जरा समझना। मोनोइसियस का मतलब होता है कि एक ही प्लांट पर दोनों फ्लावर अलग अलग पाए जाएं। कहने का मतलब एक प्लांट है, दोनों फ्लावर मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर।
ठीक है, एक ही प्लांट पे है लेकिन अलग अलग अगर पाए जा रहे हैं, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? मोनोइसियस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, अब देखते ही हो आप मेज में मक्का में मेल फ्लावर कहां पाया जाता? ऊपर, और फीमेल फ्लावर कहां पाया जाता? बगल में। दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही प्लांट पे होते हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनोइसियस कहते हैं। ठीक है, अब बात आएगी कि क्रॉस पोलिनेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। अब मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल बाद में मैच्योर हो रहा। अभी मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो भाई पोलिनेशन एक समय तो होगा नहीं। ठीक है, जब पोलिनेशन होने के लिए, परागण होने के लिए जरूरी क्या है कि एक ही समय दोनों को मैच्योर भी होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं हो रही है तो कौन सा पोलिनेशन होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, अब देखिए मक्का क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। मुख्यतः मक्के की खेती किसमें करते हैं? खरीफ सीजन में करते हैं। वैसे मक्के की खेती तीनों सीजन में करते हैं, खरीफ में भी करते हैं, रबी में भी करते हैं, जायद में भी करते हैं। रबी में सबसे ज्यादा कहां करते हैं? बिहार में करते हैं। कहां करते हैं? बिहार में करते हैं। खरीफ की मुख्य फसल है। जितनी रबी खरीफ सीजन की फसलें होती हैं सब क्या होती हैं? शॉर्ट डे प्लांट होते हैं कि नहीं? हमने आपको बताया था इसके भाई फोटो पीरियोडिज्म के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया, आगे बताया जाएगा प्रकाश के। ठीक है, तो जब फ्लावरिंग अवस्था आती है, ठीक है, फ्लावरिंग अवस्था पे जिसको कम तापमान की जरूरत होती है वो क्या हो जाती है? शॉर्ट डे। फ्लावरिंग के टाइम जिसको अधिक तापमान की जरूरत होती है वो क्या होती है? लॉन्ग डे। तो सीधा सीधा आप ये समझ लो, जिनकी मैच्योरिटी के टाइम, ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम जिसको अधिक तापमान मिलता है तो लॉन्ग डे, मैच्योरिटी के टाइम जिसको कम तापमान मिलता है वो क्या होगा? शॉर्ट डे। ऐसे याद रखिएगा। गेहूं कब मैच्योर होता है? मार्च अप्रैल में, तो क्या हो गया? लॉन्ग डे। धान कब मैच्योर होता है? सितंबर में, तो वो क्या हो गया? वो शॉर्ट डे हो गया। तो रबी सीजन की क्रॉप कौन सी है? गेहूं। तो गेहूं की सारी फसलें मोस्टली क्या होती हैं? वो होती हैं आपके लॉन्ग डे। धान क्या है? खरीफ सीजन की फसल है, तो खरीफ सीजन की सारी फसलें क्या हुई? आपकी शॉर्ट डे हुई। कहीं कहीं डे न्यूट्रल भी लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि इसकी तीनों खेती करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो आपका मेज है ये किस सीजन की क्रॉप है? खरीफ सीजन की क्रॉप है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम इसके जड़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वानस्पतिक विवरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें मोस्टली कितने टाइप की जड़ें पाई जाती हैं? 3 टाइप की जड़ें पाई जाती हैं। कितने? 3 टाइप की जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? प्राथमिक जड़ें, दूसरा कौन? शिखर जड़ें, और तीसरा क्या? प्रॉप रूट या एरियल रूट जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको क्राउन रूट भी कहते हैं। शिखर रूट को क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्राउन रूट भी कहेंगे। ठीक है, और प्राथमिक जड़ों को क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप समझ लिए होंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको फिगर दिया है। देखिए एक सीड जब हम सीड जब हम फील्ड में डालते हैं, कहां? फील्ड में डालते हैं, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इपिकोटाइल कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? ये हाइपोकोटाइल क्या बनाता है? रेडिकल बनाता है। ठीक है, ये इपिकोटाइल क्या बनाता है? पुलांकुर जिसको कहते हैं, या प्लूमूल बनाता है। क्या बनाता है? प्लूमूल बनाता है। पुलांकुर और मूलांकुर। ये मूलांकुर क्या करता है? रूट का डेवलपमेंट करता है। ये प्लूमूल क्या करता है? स्टेम का डेवलपमेंट करता है। बात समझ गए कि नहीं? देखिए जो रेडिकल से या मूलांकुर से जड़ें डेवलप्ड हुई हैं, उस जड़ों को क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट कहेंगे। बात समझ गए आप? इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब रेडिकल क्या किया, एक जो सीड का नीचे वाला भाग है ये रूट का डेवलपमेंट कर दिया। कहने का मतलब रेडिकल से कौन सी रूट डेवलप हुई है? प्राथमिक जड़ें। और उसके बाद जो ऊपर प्रांकुर है या प्लूमूल है वो क्या करेगा? स्टेम बनाएगा। स्टेम का निर्माण कैसे होता है? नोड और इंटर नोड से। भाई 2 नोड की बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इंटर नोड। ये क्या हो गया? ये गांठे। भाई आप गन्ना देखे होंगे ना, बीच बीच में गांठे होता है कि नहीं? जो गांठ होगा उसको नोड कहेंगे। 2 गांठ की बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इंटर नोड कहेंगे। तो नोड और इंटर नोड मिलके क्या बनाता है? स्टेम बनाता है। बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए मान लीजिए कि
जो प्लूमूल था मतलब बीज का ऊपरी भाग, ये बीज का ऊपरी भाग से यहां से क्या हुआ, स्टेम बनना स्टार्ट हुआ। तो एक नोड यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां पे भी बनेगा। तो सबसे जो निचला नोड है इसको क्या कहते हैं, बेसल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसल नोड कहते हैं। इसी बेसल नोड से रूट का डेवलपमेंट होती है। तो इस रूट को क्या कहेंगे, शिखर जड़े कहते हैं या परमानेंट रूट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेम्परेरी रूट, कुछ दिन के लिए होता है। बुआई के 25 से 30 दिन तक प्राथमिक जड़ें रहती है, उसके बाद ये काम करना बंद कर देती हैं, ये सॉइल में मिल जाती हैं। जब इस बेसल नोड से जो जड़ें निकली हैं वही क्या करेगी, प्लांट को न्यूट्रिएंट पानी का सप्लाई करेगी। ठीक है, तो पूछा जाता है तो ये परमानेंट रूट या शिखर जड़ें कहां से डेवलप्ड होती हैं, तो क्या कहोगे, क्राउन रूट से होती हैं। ठीक है, प्राथमिक जड़ें कहां से डेवलप होती हैं, मूलांकुर मतलब रेडिकल से होती हैं। अब आप समझ गए होंगे, सबसे निचले नोड को क्या कहेंगे, बेसल नोड कहेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे दिख भी रहा होगा, ये प्राइमरी रूट हो गई कि नहीं। देखिए यहां से एक सीड हम जमीन के अंदर डाले हैं, तो यहां से देखिए नीचे जो रूट निकली इसी पे यहाँ पे क्या लिखा, प्राइमरी रूट। ठीक है, अब जब ऊपर की तरफ पत्तियां निकलेंगी तो यहाँ पे नोड होगा, उस नोड से जो निकल जाएगी उसी को क्या कहेंगे, शिखर जड़े कहेंगे। ठीक है, और देखिए तो ये जमीन के ऊपर पूरा प्लांट बन गया है कि नहीं। अब जमीन के ऊपर जो नोड दिख रहे हैं इस नोड से भी रूट निकलती है, इसी रूट को क्या कहते हैं, एरियल रूट कहते हैं या प्रॉप रूट कहते हैं। तो पूछा जाता है कि एरियल रूट और प्रॉप रूट कहां से निकलती है या किस नोड से निकलती है, तो आप लिख लीजिएगा एरियल रूट और प्रॉप रूट सॉइल सरफेस से ऊपर जो 2 से 3 गांठें होती हैं, ये आपका क्या हो गया, सॉइल सरफेस। इससे ऊपर पहली, दूसरी, तीसरी, यही 2 से 3 गांठों से जो रूट का डेवलपमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, एरियल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एरियल रूट कहते हैं। देखिए फिगर के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जमीन के ऊपर गांठ है कि नहीं, इस गांठ से जो रूट निकली है उसी को क्या कह रहे हैं, प्रॉप रूट या एरियल रूट कह रहे हैं। तो आपसे भैया क्वेश्चन यही पूछा जाता है, प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट कहां से होता है, रेडिकल से। ठीक है, और शिखर रूट का डेवलपमेंट कहां से होता है, बेसल नोड मतलब सबसे निचली नोड से। प्रॉप रूट का डेवलपमेंट कहां से होता है, जो जमीन के ऊपर 2 से 3 गांठें होती हैं वहां से होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है, पौधों को गिरने से बचाने के लिए कौन सा रूट काम करती है, तो यही एरियल रूट, मतलब पौधों को गिरने से बचाने के लिए एरियल या प्रॉप रूट काम करती है। ये गिरने नहीं देती, यही बचाती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, तने के बारे में बात करेंगे। तो लगभग एक तने में कितना नोड और इंटरनोड पाया जाता है, लगभग 8 से 21 पाया जाता है। वो डिपेंड करेगा वेराइटी के ऊपर, डिपेंड करेगा प्लांट के हाइट के ऊपर। बात समझ गए कि नहीं। और इसके स्टेम को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो भैया हमने सारी चीजें आपको बता दी है। ठीक है, देखिए दाना बनने से पहले इसका यूज क्या करते हो, जानवर को भी खिलाते हो। इसमें शुगर भी पाई जाती है इसके स्टेम में। तो कितना शुगर पाई जाती है, 8% पाई जाती है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा बनता है इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन से, मतलब वानस्पतिक विवरण से। चलिए आगे चलते हैं, पत्ती की बात कर लोगे। पत्तियां जो भी होती हैं, एक बीज पत्री होता ही है, आप जानते ही हो। ठीक है, कैसे पहचानोगे, एक बीज पत्री है, 2 बीज पत्री है। मैंने आपको सीधा बताया था, जिसकी पत्तियां सीधी फट जाए वो एक बीज पत्री। जिसमें ठीक है, अगर सीड से आप नहीं पहचान पा रहे हो तो पत्ती देख कर पहचान सकते हो। मक्के की पत्ती सीधी फाड़ोगे फट जाएगी, लेकिन आम की पत्ती फाड़ोगे तो नहीं फटेगी। जिसमें टैप रूट मतलब गहरी जड़ें पाई जाए वो भी 2 बीज पत्री होती है। जिसमें उथली जड़ें पाई जाए वो क्या होती है, एक बीज पत्री होती है। जिसमें एक बीज पत्र पाया जाए वो क्या होता है, एक बीज पत्री होता है। जिसमें 2 बीज पत्र पाए जाए वो क्या होते हैं, 2 बीज पत्री होते। तो इसकी पत्तियां फाड़ोगे कैसे फटेगी, सीधी फटेगी ना। तो लगभग एक प्लांट में कितनी पत्तियां पाई जाती हैं, 12 से 18 पत्तियां पाई जाती हैं। इतना आप समझ गए होंगे, कितना पाया जाता है, 12 से 18। ठीक है, अगर इन्फ्लोरोसेंस की बात करेंगे
तो इन्फ्लोरोसेंस इसके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठीक, एक मादा वाला होता है, एक नर वाला होता है, दोनों अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। अब कहोगे कि इन्फ्लोरोसेंस पुष्पक्रम क्या होता है? देखिए, किसी भी प्लांट का फ्लावरिंग पोर्शन, किसी भी पौधे का उसका पुष्पीय भाग क्या कहलाता है? पुष्पक्रम कहलाता है, ठीक है। तो जो नर वाला भाग होता है उसको टेसल बोलते हैं, जो मादा वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। तो सिल्क क्या करता है? कोब का निर्माण करता है। क्या? कोब, जो भुट्टा होता है उसी का ये निर्माण करता है। और टेसल क्या करता है? आप जानते हो, वो फीमेल को परागित करता है, ठीक है। टेसल कहां पाया जाता है? सबसे अपर पोर्शन पर। सिल्क कहां पाया जाता है? लैटरल पोर्शन पर। आप ये सब चीजें आप जानते हो, ठीक है। तो सिल्क किसको कहेंगे? मादा वाले को। टेसल किसको कहेंगे? नर वाले को, ठीक है। इसके फल को क्या कहेंगे? कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है। जितने ग्रेमनी या पोएसी कुल की फैमिली होती है सबके फल क्या कहलाते हैं? कैरियोप्सिस कहलाते हैं। इसके दाने को क्या कहेंगे? ठीक, इसका ये तो फल हो गया, अब दाने की बात कहेंगे। दाने को क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन खूब बनता है कि इसके दानों को क्या कहेंगे, इसके फल को क्या कहेंगे। दोनों में खूब कंफ्यूजन होता है, इस वजह से ये सब सारी चीजें आप लिख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे मक्के का वर्गीकरण। भाई, वर्गीकरण बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। मक्के का जो वर्गीकरण किया गया है मुख्यतः दो प्रकार में किया गया है। कैसे किया गया हम बताते हैं आपको। कितने? दो में। एक किया गया है दानों के रंग के आधार पर, दूसरा क्या किया गया? वानस्पतिक गुणों के आधार पर। रंग आप देखे होंगे, येलो होता है, ब्लैक होता है, डार्क ब्राउन होता है, कई कलर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो कलर होते हैं उसके बेस पे क्या किया गया है? इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर वाला ये चीजें आप जरूर लिख लीजिएगा। वनस्पतिक गुण के आधार पर कौन क्लासिफाइड किया था? उस वैज्ञानिक का नाम लिख लीजिएगा, किप्स साहब ने। कौन? किप्स साहब ने। तो आप लिख लीजिएगा। किसी किसी बुक में दूसरा भी नाम अगर मिल रहा तो गलत है, ठीक है। मैंने इस पे डिस्कस भी किया है, किप्स सही है। तो किप्स ने क्या किया था? बोटेनिकल के वानस्पतिक गुण के आधार पर, जो उस दाने की क्वालिटी होती है, उस प्लांट की जो गुण होती है, उसके बेस पे मक्के को कितने बराबर भागों में बांट दिया है? 7 बराबर भागों में बांट दिया गया। किसमें? 7। और ये भी पूछा जाता है किप्स ने कब किया था? तो 1959 में इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया था। किसका? मक्के का। तो चलिए एक एक देख लेते हैं। तो पहला कौन सा है? फ्लिंट कॉर्न। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? जियामेज इंडुराटा। देखिए, एक होता है फ्लिंट कॉर्न, एक होता है डेंट कॉर्न। बहुत कंफ्यूजन होता है। फ्लिंट कॉर्न को इंडियन कॉर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन कॉर्न भी बोलते हैं। आपको याद रखने की जरूरत है। और आपसे ऐसे पूछा जाएगा, मेज का बोटेनिकल नेम नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि इंडियन कॉर्न का बोटेनिकल नेम क्या है या फ्लिंट कॉर्न का बोटेनिकल नेम क्या है, तो आप क्या कहोगे? जियामेज इंडुराटा। इसकी खेती सबसे ज्यादा भारत में होती है। इसके दाने कठोर स्टार्ची नेचर के होते हैं। इसके दाने कैसे होते हैं? बहुत कठोर होते हैं। और आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, और किस कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। किसके कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। तो पूछा जाता है जो मक्के का सीड येलो कलर का होता है किसकी वजह से होता है? आप लिख लीजिएगा, जियाजैंथिन की वजह से होता है। किसका? जियाजैंथिन। जियाजैंथिन की वजह से मक्के का सीड कैसे होता है? येलो कलर का होता है। जियाजैंथिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो येलो के साथ साथ पूछा जाएगा अगर फ्लिंट कॉर्न किस कलर की होती तो आप येलो भी कह सकते हो और व्हाइट भी कह सकते हो, ठीक है। तो येलो और एंड व्हाइट कलर की इसके सीड होते हैं। और जो येलो कलर होती है किसकी वजह से होती है? जियाजैंथिन की वजह से होती है। तो आप फ्लिंट कॉर्न समझ गए होंगे। इसके दाने स्टार्ची नेचर के होते हैं, कठोर होते हैं। किस कलर के होते हैं? येलो और व्हाइट कलर के होते हैं। येलो कलर क्यों होता है? जियाजैंथिन की वजह से होता है। जियामेज इंडुराटा इसका बोटेनिकल नेम है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए डेंट कॉर्न। इसको क्या बोलते हैं? अमेरिकन कॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेरिकन कॉर्न बोलते हैं। और एक चीज और याद रख लीजिएगा
कि अमेरिका में जितना कल्टीवेशन होता है, ठीक है, जितना भी कल्टीवेशन होता है उसका लगभग 95% इसी की खेती होती है। किसकी? डेंट कॉर्न की होती है। और जो ये सीड होता है ना, ये देखने में तो कुछ इंडियन जैसे लगता है, लेकिन इसके जो ऊपर जैसे सीड है तो सीड के ऊपर वाला भाग पे क्या होता है? गड्ढे पाए जाते हैं, डेंट पाए जाते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? डेंट पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं। तो इनका दाना जो होगा वो प्लेन नहीं होगा, मतलब गड्ढेदार होगा और कठोर भी होता है। इसी वजह से इसको डेंट कॉर्न बोलते हैं, जियामेज इंडेंटाटा। इंडुराटा और इंडेंटाटा में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, कोई आपके घर आता है तो बाहरी होगा जो आया है, जब वो जाता तो आप क्या करते हो? टाटा करते हो? नहीं। तो ये समझ लीजिए आपके घर वाला क्या हो गया? इंडुराटा। अमेरिका वाला क्या हो गया? इंडियन टाटा। मतलब अमेरिका वाला आया था, मैं उसको क्या कर रहा हूं? इंडियन टाटा कर रहा हूं, इंडिया वाला टाटा कर रहा है। ऐसे करके याद रखिएगा, बोटेनिकल नेम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसकी खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? अमेरिका में होती है, मुख्यतः अमेरिका में होती है। तो ये सब चीजें आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसका बोटेनिकल नेम है। और याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है, और अगर भाई भूल गए ना तो ये समझ लो कि दिक्कत वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। स्वीट कॉर्न की बात करेंगे तो स्वीट कॉर्न का क्या बोटेनिकल नेम होता है? जियामेज सेकेराटा, ठीक है। बोटेनिकल नेम बहुत पूछा जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग जो की जाती है ना, आप परिपक्व अवस्था पे की जाती है, इमेच्योर अवस्था पे की जाती है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए, इसमें शक्कर कितना परसेंट होता है? लगभग 13% से ज्यादा होता है। ये मैच्योर नहीं होता है तो इसका शुगर स्टार्च में नहीं परिवर्तित होता। जब कोई चीज मैच्योर हो जाती है ना, उसका शुगर किसमें परिवर्तित हो जाता है? स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो ये शुगर इसमें पाई जाती है, तो कितना पाई जाती है? 13% पाई जाती है। तो लिखा, देखिए क्या लिखा है, इसमें स्टार्च की अपेक्षा चीनी अधिक पाया जाता है, इसके बीज अर्धपारदर्शक होते हैं, इसका प्रयोग डिब्बाबंदी में अधिक होता है। डिब्बाबंदी मतलब समझते हो ना? कैनिंग बहुत पूछा जाता है कि कैनिंग का मतलब क्या होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि कैनिंग मतलब डिब्बाबंदी, पैक करके भेजने वाले। आप स्वीट कॉर्न बहुत खाते होंगे, मॉल वॉल में जाते हैं, देखिए वो फ्राई करके दे देता है, ठीक है। तो वही चीज होता है, इसमें शुगर परसेंटेज कितना पाया जाता है? 13% पाया जाता है। और इसका यूज भी लोग खूब करते हैं, बड़े लोग तो ज्यादा ही कुछ करते हैं, ठीक है। चलिए, पॉपकॉर्न जो एंजॉय करते हो सबसे ज्यादा किस मक्के से करते हो? पॉपकॉर्न से, जियामेज इवर्टा, ठीक है। इसका क्या बनाया जाता है? लावा आप खाए होंगे, पूछा जाता है खील में प्रयोग करने वाला मक्का है, तो यही है पॉपकॉर्न, जिसको क्या बोलते हैं? जियामेज इवर्टा। पॉपकॉर्न बनाने के लिए क्या किया जाता है? 170 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाता है। तापमान देने से क्या होता है? आप जानते ही हो, कुकर होता है ना, कुकर आप देखते हो वो सीटी मारता है। क्या मारता है? सीटी मारता है। क्यों मारता है? कि इसके अंदर कुछ पानी वानी भरा रहता है, 10-15 मिनट जब गैस जला देते हो, इसके अंदर वही पानी क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। भाप बन जाता है कि नहीं? तो भाप बन जाता है, तो भाप जब बन जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा, तो वही भाप क्या होगा? सीटी के माध्यम से बाहर निकलता है, निकलता है कि नहीं? अगर मान लीजिए इस सीटी को लॉक कर दीजिए तो क्या होगा? पूरा कुकर ही फट जाएगा ना। अब वही चीज मेज में हो गया। मेज में क्या हुआ? मेज का सीड होता है, इसको आप गर्म अवस्था में डालते हो नहीं? अब मेज के सीड में मॉइस्चर पाया जाता है, आप अच्छे से जानते हो। जब मॉइस्चर पाया जाएगा, जब उसको किसी गर्म भट्ठी में डालते हो, वो उसका मॉइस्चर क्या होता है? भाप में, मतलब स्टीम में परिवर्तित हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। जब भाप में परिवर्तित हो जाएगा, भाप को निकलने का स्थान चाहिए, लेकिन वहां तो सीटी लगी नहीं है, तो वो क्या करेगा? विस्फोट कर देगा। जब विस्फोट कर देगा ना, तो आप जो पॉपकॉर्न का सीड होता है ना, तो उसका पूरा व्हाइट कलर आप देखते हो, बाहर एकदम फूल आता है, चारों तरफ धड़ाम धड़ाम होता है कि नहीं होता? तो वो उसमें टूट फूट हो जाती है, समझ लीजिए, तो वही बन जाता है आपका पॉपकॉर्न। समझ गए होंगे, ठीक है। आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पॉपकॉर्न बनाने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। सॉफ्ट कॉर्न, जियामेज एमाइलेसिया, इसका प्रयोग मुख्यतः आटे के रूप में करते हैं। आप जानते ही हो कि आटा, मक्के की रोटी खाई जाती है, लोग खाते हैं बहुत चाव से, दूध से भी खाते हैं और सब्जियों से भी खाते हैं। तो जो मक्के का आटा हम यूज करते हैं खाने में, तो कौन सी स्पीसीज है आपकी? सॉफ्ट कॉर्न, जियामेज एमाइलेसिया। वैक्स कॉर्न, जियामेज सेरेटिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी वैक्स के रूप में
इसकी खेती चाइना के रूप में करते हैं। चाइना में इसकी खेती सबसे ज्यादा करते हैं। वैक्स का काम क्या होता है? चिपकाने उपकाने वाला, गोंद वोद बनाने वाला, गम उम बनाने वाला, आप देखे ही हो ना। तो वहां पे इसकी खेती करते हैं जहां पे इस टाइप का बिजनेस करना है या इस टाइप का प्रोडक्शन करना है। पॉडकार्न क्या होता है? पॉडकार्न जियामेस ट्यूनिकाटा, तो इसका मोस्टली खेती करते हैं चारे के लिए। जब जानवर को ऑफ ऑर्डर खिलाना है, आप देखते होंगे किसान लोग बहुत मेज की खेती करते हैं लगभग जायद सीजन में, किसके लिए? हरा चारा खिलाने के लिए जानवरों को, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं? पॉडकार्न। तो आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉडकार्न की खेती मुख्यतः किसके लिए करते हैं? ठीक है, स्वीट कॉर्न की खेती मुख्यतः किसके लिए करते हैं? पॉपकॉर्न की खेती मुख्यतः किसके लिए करते हैं? बात समझे कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बोटेनिकल नेम से बनेंगे, और आप ये सब चीजें पढ़ के सही करिए, तभी सारी चीजें अच्छी होंगी। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जलवायु की बात करेंगे, ग्रीष्म तथा, क्या लिखा है? ग्रीष्म तथा वर्षाकालीन, बिल्कुल सही बात है भाई। आप ग्रीष्म सीजन में, ग्रीष्मकालीन में भी इसकी खेती करते हो और वर्षाकालीन में भी करते हो। तो वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 24 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। और भैया जब उसका फूल लगने लगता है और दाना तैयार होने लगता है, उस टाइम टेम्परेचर क्या होता है? थोड़ा कम हो जाता है। ये सब चीजें आप जानते हो। वार्षिक वर्षा, लगभग इतना वार्षिक वर्षा या इसको इतना पानी की जरूरत होती है, लगभग 500 से 750 एमएम, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा है, अगर यही चीज ना एमएम में होगा, मिलीमीटर में होगा, तो क्या हो जाएगा? 500 से 750। उत्तरी भारत में मक्के की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बिहार में कब करते हैं? रबी सीजन में करते हैं। बिहार के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है? लक्ष्मी है। कौन सी है? लक्ष्मी है। आप लिख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। और पूछा जाता है भुट्टे के लिए, भुट्टा कौब, कौब के लिए खेती किस सीजन में करते हैं? तो किस सीजन में करते हैं? कौब के लिए करते हैं जायद सीजन में। किसमें? जायद के सीजन में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जायद सीजन में खेती मुख्यतः किस लिए करते हैं? तो भुट्टे के लिए करते हैं। किसके लिए? भुट्टे के लिए करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो भैया एक एक पॉइंट आप सब लिखते जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि सारी चीजें आप समझो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर भूमि की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। भूमि अधिकतम पैदावार के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मृदा उपयुक्त उपयुक्त होती है। पीएच की बात करेंगे, देख लीजिएगा। देखिए पीएच, पीएच के फादर कौन है? सोरेनसन, आप लिख लीजिएगा, सोरेनसन। ठीक है, कौन है? सोरेनसन। और पीएच स्केल की जो रीडिंग होती कितने से कितने तक होती? 0 से 14 तक होती है, ठीक है। बीच में 7 आता है। 0 से 7 क्या होगा? अम्लीय, लिख लीजिएगा, अम्लीय होगा। 7 से 14 क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। 7 से और ऊपर जाओगे क्या आएगा? 8.5 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी मृदा का पीएच 8.5 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? सैलाइन सॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैलाइन सॉइल। किसी भी मृदा का पीएच अगर 8.5 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? एल्कलाइन मृदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कलाइन मृदा हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन खूब बनते हैं भैया, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जरूर यहां से पूछे जाते हैं, और मैं एक एक क्वेश्चन सारी बता दिए हैं। अगर आप पढ़ लोगे तो आप अपना काम अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। बात करेंगे किसकी? किस्में की। तो एक होता है संकुल किस्में, एक होता है हाइब्रिड किस्में, ठीक है। अब कहोगे दोनों में डिफरेंट क्या होता है? देखिए जब दो देसी वेराइटी, मान लीजिए कोई दो देसी वेराइटी है, ठीक है। वेराइटी क्या है? ए, और दूसरी वेराइटी क्या है? बी। तो दोनों को क्रॉस करके कोई वेराइटी जब बना दी जाती है, इसी को क्या कहते हैं? संकुल वेराइटी कहते हैं, ठीक है। और देखिए आप कहोगे सर जी इसको हाइब्रिड भी कह सकते हैं। देखिए हाइब्रिड का सीड जब बनाओगे उसमें लगभग 6 से 7 साल लगता है, लगभग 6 साल लग जाता है, ठीक है। और संकुल वेराइटी को बनाने में कितने साल लगता है?
3 साल लगता है। ठीक है, यहाँ पे 2 वैरायटी का क्रॉस किया जाता है, यहाँ पे भी 2 वैरायटी का क्रॉस किया जाता है, लेकिन उसका क्रॉस लगभग सारा सिस्टम आप कितने साल तक करोगे, 6 साल तक करोगे। यहाँ 3 साल के बाद जो वैरायटी बनी हम उसकी खेती कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी जो खेती होती, संकुल किस्म की खेती 3 बार कर सकते हो। ठीक है, और संकर किस्म की खेती 1 बार कर सकते हो। बनाने में 6 साल लगा और खेती 1 बार, बनाने में 3 साल लगा, खेती 3 बार। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। संकर किस्में और संकुल किस्में आप रट्टा मार लीजिएगा। आपके सामने है जवाहर, सोना, विक्रम, विजय, केसरी, कंचन, नवीन, लक्ष्मी, श्वेता, मेघा, प्रभात आदि किस्में किसकी हैं, इसी की किस्में हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैंने आपको बता दिया, इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, यहीं पे बता देते हैं हाइब्रिड किस्म के बारे में। किसके? संकर किस्म के बारे में आप लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट यहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले संकर किस्म कहां बनाई गई थी? अमेरिका में बनाई गई थी। कब? 1920 में। लेकिन इंडिया की बात करोगे, सबसे पहले मक्का की किस्म इंडिया में कब बनाई गई थी? 1961 में। कैसे बनाई गई थी देखिएगा, AICRP, ठीक, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। लिख लिए, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, इसकी स्थापना की गई 1957 में। ठीक है, 1957 में की गई थी। इस संस्था में सबसे पहले मेज क्रॉप यूज किया गया था। मेज मतलब मक्का का यूज पूछा जाता है। AICRP की स्थापना कब हुई? 1957। कौन सी क्रॉप सबसे पहले यहाँ पे यूज की गई? मक्का यूज की गई। यहीं पे मक्का की पहली संकर किस्म का डेवलपमेंट किया गया था। उस वैरायटी का क्या नाम था? गंगा फर्स्ट। लिख लीजिएगा, गंगा फर्स्ट वैरायटी AICRP से डेवलप की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1961 में की गई थी। किस विधि से की गई थी? उस विधि का नाम लिख लीजिएगा, डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक से। किससे? डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक से बनाई गई थी। डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक दिया कौन था? DF जोन्स, सॉरी DF जोन्स। ठीक है, कौन दिया था? DF जोन्स साहब ने दिया था। ये टेक्निक होती क्या है? मान लीजिए 2 वैरायटी ले लिए A और B, इसका क्रॉस करके कोई वैरायटी बना दी है C, कोई 2 वैरायटी अलग लिए D/E, इसका क्रॉस करके बना दिए F वैरायटी, फिर इस दोनों का क्रॉस बना दिए, यहां जो वैरायटी मिली है यहां पे इसका क्रॉस करके कोई वैरायटी बना दिए Z। तो ये जो Z वैरायटी निकली है, ये किस विधि से निकली है? डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक से निकली हुई वैरायटी है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन बनता है कि जो गंगा फर्स्ट वैरायटी है कहां से निकली है, मैंने आपको बता दी। किस विधि से निकली, मैंने आपको बता दी। कब निकली है, ये भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए इतना आप सारी चीजें समझ गए। संकर किस्मों का निर्माण सबसे पहले अमेरिका में कनकटिक्यूट अनुसंधान केंद्र 1921 में किया गया। इसको बनने में लगभग 6 साल लगते हैं। वैरायटी बहुत सारी चीजें हैं, आप एक एक याद रखिएगा। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी की बात करेंगे तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी होती है? आपकी गंगा होती, आप लिख लीजिएगा। कौन सी होती है? गंगा। ठीक है, गंगा होती, गंगा फर्स्ट। यही वैरायटी सबसे पहले निकाली गई वैरायटी थी। ठीक है, यहाँ पे और कुछ वैरायटी का नाम लिखा है। गन्ने की अन्य किस्में अंबर, पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। स्वीट कॉर्न के लिए माधुरी और प्रिया, ये दोनों किसकी है? स्वीट कॉर्न की वैरायटी है। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जो लाइसिन और ट्रिप्टोसिन की कमी पाई जाती है इसके बीज में, ठीक है, उसके लिए भी साइंटिस्ट लोग ने कुछ काम किया। एक ओपेक 2 जीन लाए। ओपेक 2, अभी सीरियल क्रॉप जब पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे। ओपेक 2 या फ्लोरी 2, दोनों ये जीन है। ठीक है, देखिए देखा जाए तो ये भी एक क्या है? किस्म है, एक प्रजाति थी। ठीक है, क्या है? एक प्रजाति थी, लेकिन इसका यूज जीन के रूप में किया गया। ठीक है, इस वैरायटी को अन्य वैरायटियों के साथ क्रॉस किया गया।
क्रॉस करके क्या किया गया, लाइसीन रिच वेराइटी बनाई गई, लाइसीन रिच, लाइसीन युक्त वेराइटी बनाई गई। जैसे अब तक आपने इससे पहले क्या पढ़ा था कि लाइसिन की कमी पाई जाती है, बाद में साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, ओपेक से क्रॉस करा दिया, ठीक है, तो वहां पे जो वैरायटी मिली थी वो क्या हो गई, लाइसिन युक्त हो गई, लगभग 4% लाइसिन पाई गई। तो इसके माध्यम से कौन सी वैरायटी बनाई गई थी, आप लिख लीजिएगा, प्रोटीना। तो प्रोटीना में लगभग 4% क्या पाया जाता है, 4% आपका लाइसीन पाया जाता है। जब लाइसीन अधिक पाया जाएगा तो प्रोटीन भी अधिक पाया जाएगा। अगर बात आएगी किस वैरायटी में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, प्रोटीना में पाया जाता है। तो भैया ओपेक 2 या फ्लोरी 2 से कौन कौन सी वैरायटी डेवलप की गई, प्रोटीना, रत्ना, शक्तिमान, शक्ति, ये सब वैरायटी इससे डेवलप की गई थी, ठीक है। देखिए जो अमेरिका में संकर किस्म यूज की जाती है, वहां पे कौन सी विधि यूज की जाती है, लिख लीजिएगा, सिंगल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक, क्रॉस टेक्निक। बात समझ गए कि नहीं, अपने यहां क्या किया गया था, डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक यूज किया गया था, यहां पे सिंगल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक यूज किया गया था। किसने यूज किया था, लिख लीजिएगा, ईस्ट एंड सुल ने, ईस्ट एंड सुल ने। और उसको कौन किया था, डीएफ जोन से। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब चीजें आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो भाई सारा वैरायटी आपको मैंने कवर करा दी, तो चलिए आगे देखते हैं। बुआई का समय होगा, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। अगर मेन सीजन में करोगे तो जून जुलाई हो जाएगा, रबी सीजन में करोगे तो अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, जायद में करोगे तो फरवरी मार्च। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है, अगर आपसे पूछ लिया गया मक्के की बुआई का समय है, ठीक है, वहां पे ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तुरंत दिमाग ले जाओ क्या कि मुख्य फसल क्या है, खरीफ सीजन की है, तो आप जून जुलाई पे टिक कर देना, किस पे, जून जुलाई पे टिक कर देना। तो ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे क्या, बीज दर की। तो बीज दर में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो आप भैया ये सब चीजें रट्टा मार लेना, यहाँ पे कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है। बीज दर है तो है, संकर की कितनी है, 20 से 25, संकुल की कितनी है, इतनी है, जायद की कितनी है, इतनी है, और चारे के लिए कितनी है, इतनी है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और बनता है, आप लिख लीजिएगा, पॉपकॉर्न की कितनी होगी, ठीक है, लिख लीजिएगा, पॉपकॉर्न की 25 केजी, ठीक है, सॉरी पॉपकॉर्न की 12 केजी होती, कितनी होती है, 12 केजी। और बेबी कॉर्न की 25 केजी होती, कितनी होती है, 25 केजी होती है। और स्वीट कॉर्न की कितनी होती है, 8 केजी होती है, कितनी होती है, 8 केजी हो गया आपका स्वीट कॉर्न, 12 कितना हो गया पॉपकॉर्न, 25 किसका हो गया, बेबी कॉर्न। ये भैया आपसे पूछा जा सकता है, लिख लीजिएगा, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसका, स्वीट कॉर्न का, 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसका, आपका पॉपकॉर्न का, ठीक है, और 25 केजी पर हेक्टेयर किसका, आपका किसका भैया, आपका बेबी कॉर्न का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बीज उपचारित करके थायरा में बीटा वैक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है इसको आप सही कर लीजिएगा, सही का मतलब ये सही है, कुछ और लिख लीजिएगा, पूछा जाता है जैसे फॉडर क्रॉप, ठीक है, फॉडर क्रॉप की खेती करते हो, पूछा जाता है फॉडर क्रॉप के लिए स्पेसिंग उपयुक्त दूरी कितना होगा, तो आप लिख लीजिएगा 30 गुणे 10 सेंटीमीटर होता, कितना होता, 30 गुणे 10 सेंटीमीटर होता, बहुत पूछा जाता है। स्वीट कॉर्न के लिए कितना होता, तो लिख लीजिएगा 75 गुणे 25 सेंटीमीटर होता है। बाकी ऑन एवरेज पूछ लिया जाए तो यही होगा 60 गुणे 25, ठीक है। अगर पूछा जाए मक्के का उपयुक्त दूरी कितनी होगी, क्या कहोगे, 60 गुणे 25। लेकिन अगर पूछ लिया जाए स्वीट कॉर्न का कितना होगा, 75 गुणे 25। अगर पूछ लिया जाए कि फॉडर वाली क्रॉप का क्या होगा, तो 30 गुणे 10। अब ये 30 क्या हो जाएगा, रो टू रो दूरी, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 10 क्या हो जाएगा, पौध से पौध की दूरी। ये चीजें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए बुआई की विधियां, 3 विधियां, छिड़काव विधि आप जानते हो, फील्ड में क्या कर दो, ब्रॉडकास्टिंग कर दो, ठीक है, और क्या, लाइन सोइंग कर दो। लाइन सोइंग मतलब आप जानते हो, चाहे बिहाइंड द प्लाउ कर दो, भाई आगे आगे हल चल रहा, पीछे पीछे सीड गिराते चले जा रहे हो, या
कुदाल से आप लाइन बनाते जा रहे हो, उसमें सीड गिराते जा रहे हो, या तो डिबलर। डिबलर सबसे कॉस्टली विधि होती है, लगभग ये विधि साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। मोस्टली सीड प्रोडक्शन में इस विधि का यूज किया जाता है। जैसे अब आप ब्रीडर फाउंडेशन सीड यूज कर रहे हो तो वहां पे इसका यूज, ये क्या होगा, होल करा जाता है, उसमें सीड डाला जाता है। ठीक, बीज बोने की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर है। अगर कहीं सिंगल डिजिट में आएगा तो क्या कर देना, 5 सेंटीमीटर कर देना। क्या कर देना, 5 सेंटीमीटर कर देना। तो ये चीजें आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ पे भी कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है। देखिएगा आपके लेवल की चीजें भी है। थिनिंग बहुत पूछा जाता है। थिनिंग क्या होता है, मैंने आपको अभी कल परसों भी बताया था कि प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, थिनिंग, विरलीकरण किया जाता है। बीज से प्लांट को निकाल लिया जाता है, वही क्या होता है, थिनिंग होता है। कितने दिन बाद करते हैं, बीज अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद करते हैं। उस समय प्लांट की हाइट कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। बीज से प्लांट को हटाना क्या कहलाता है, आपका थिनिंग ऑपरेशन कहलाता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, आपके सामने है, ये चीजें आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। खरपतवार की बात करेंगे, किसकी, खरपतवार की बात करेंगे। तो भाई देखिए, खरपतवार से क्वेश्चन बनता है कि इसका कौन सा खरपतवार प्रमुख है, तो आप लिख लीजिएगा यूफोरबिया, यूफोरबिया हिरटा, हिरटा, एच हिरटा, यूफोरबिया हिरटा इसका प्रमुख खरपतवार होता है। तो इसमें कौन सा हर्बिसाइड डालते हैं, एट्राजीन और सीमाजीन डाल देते हैं। ठीक है, एट्राजीन और सीमाजीन क्या होता है, ये आपके प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है। देखिए, एक होता है प्री प्लांट हर्बिसाइड, प्री प्लांट हर्बिसाइड, एक होता है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, एक होता है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, इमरजेंस हर्बिसाइड। बात समझे नहीं, प्री प्लांट हर्बिसाइड क्या होता है, जो बुआई से पहले डाल दिया जाता है। ठीक है, जो बुआई से पहले डाल दी, जैसे फ्लूक्लोरालिन, ये क्या हो गया, आपका प्री प्लांट हर्बिसाइड हो जाता है, फ्लूक्लोरालिन। ठीक है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड क्या होता है, बुआई के बाद और जमाव से पहले डाल दिया जाता है। भाई आज हमने सीड की सोइंग कर दी, एक आध हफ्ते में जर्मिनेट करता है, तो इससे पहले सीड जमाव नहीं हुआ है, उससे पहले बीज का जमाव नहीं हुआ, उससे पहले जो हम डालते हैं वो क्या होता है, प्री इमरजेंस होता है। जैसे एट्राजीन हो गया, पेंडिमेथिलीन हो गया, सीमाजीन हो गया, ब्यूटाक्लोर हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड क्या हो गया, देखिए जब प्लांट का जर्मिनेशन हो जाता है, जब बीज का जमाव हो जाता है तो वही होता है, उसके बाद जो आप यूज करोगे वही क्या होता है, पोस्ट इमरजेंस होता है। जैसे 2,4-D, 2,4-D कब डालते हो, जब प्लांट काफी बड़ी बड़ी हो जाती है, लगभग 25 से 30 दिन बाद करते हो। ठीक है, तो क्या होता है, आपका पोस्ट इमरजेंस होता है। तो यहाँ पे जो भी हर्बिसाइड आप डाल रहे हो, सीमाजीन, एट्राजीन, ये सब क्या होते हैं, आपके प्री इमरजेंस होते हैं। ठीक है, देखिए अगर कभी कभी पूछा जाए कि सॉइल एप्लीकेशन के लिए कौन सा हर्बिसाइड यूज करते हैं, प्री प्लांट। भाई सॉइल एप्लीकेशन जब सॉइल में कब मिलाओगे, बुआई से पहले तो ही मिलाओगे ना। तो सॉइल में जब मिलाने वाला जो हर्बिसाइड होता है वो होता है प्री प्लांट होता है। तो मैंने तीनों चीजें आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब देखिए कीट नियंत्रण। ठीक है, तना छेदक, इसमें जो प्रमुख कीट होता है यही होता है, इसके तनों में छेद कर देता है। उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, आपके सामने लिखा है, चिलोपार्टिलस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है, भैया याद रखिएगा। ठीक है, इसका प्रकोप कब दिखता है, जब बुआई से लगभग 30 से 35 दिन बाद दिख जाता। फौजी कीट बहुत पूछा जाता है, फौजी आदमी होते हैं ना तो रात में अटैक करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है जो आर्मी इंसेक्ट होता है कब अटैक करता था, रात में करता है। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, तो लिख लीजिएगा, माइथिमना यूजिप्केटा, माइथिमना यूजिप्केटा। माहू एक होता है एपिस-गॉस्पी, आप जानते ही हो माहू का जूलॉजिकल नेम एपिस-गॉस्पी। आप भैया ये सब याद रखिएगा, इसका जूलॉजिकल नेम बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, या फूल के समय आक्रमण करता, उपचार क्या करोगे, थायोडान डाल दीजिए और कार्बोलिन डाल दीजिए, उससे क्या होगी, आपकी फसल बच जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको ये बता दिया कि क्या नाम है,
जूलॉजिकल नेम, ये चीज जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे। अगर आप याद किए रहोगे तो एक आध दो क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे, इस वजह से भैया जरूर याद करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे रोग की। ठीक है, रोग की बात करेंगे, बीज सड़न तथा पौध का झुलसा रोग। ठीक है, सीड रॉट एंड सीडलिंग ब्लाइट, ये बहुत पूछा जाता है आपसे, तो आप ये चीजें बढ़िया से याद करिएगा। पूछा क्या जाता है कि इस रोग का अटैक कब होता है। देखिए, जब इस रोग का अटैक होगा ना तो क्या हो जाएगा, बीज हमारे सड़ जाते हैं। जब इसकी हम सोइंग करते हैं तो उसमें सड़न आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, सड़न आ जाता है। तो यही पूछा जाता है कि इस बीमारी का अटैक कहां पे होगा, सीड के ऊपर होगा। कहां पे होगा, सीड के ऊपर होगा। इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे, 3 ग्राम पर किलो बीज से थायराम से उपचारित करके बोते हैं। जब केमिकल उस सीड के ऊपर लगा रहेगा तो ये फंगस उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, तो हमारा सीड बच जाएगा, जर्मिनेशन उसका हो जाएगा। और देखिए, डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी होती, किससे होती, फंगस से होती है। उस फंगस का क्या नाम है, पर्नोस्क्लेरोस्पोरा पिल्ली। ठीक है, फिलीपाइनेंसिस। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, पर्नो स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है, फिलीपाइनेंसिस। ठीक है, इसका पूछा जाता है अटैक कहां पे होता है, तो इस वजह से जब इस बीमारी का अटैक होगा ना तो वहां पे क्लोरोफिल की कमी आ जाती है। किसकी, क्लोरोफिल की कमी आ जाती है। जब क्लोरोफिल की कमी आ जाएगी तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी, व्हाइट कलर की धारी नुमा हो जाती हैं। तो पूछा जाता है कि मेज में किस बीमारी की वजह से क्लोरोफिल की कमी आ जाती है, तो क्या कहोगे, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, और वो पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं। बस आप यही याद रखिएगा। इसके रोकथाम के लिए आपके सामने लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। कटाई पिटाई की बात करेंगे, चलिए देखते हैं। कटाई बुवाई के लगभग 90 से 110 दिन बाद कर देते हैं। बुवाई के 30 से 50 दिन बाद उसमें क्या आती है, फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बुआई के लगभग 70 से 80 दिन बाद क्या होते हैं, भुट्टा खाने में यूज कर लेते हैं। और जब परागण होता है, परागण के लगभग 45 दिन बाद क्या होती है, परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, और एक चीज पूछा जाता है, परिपक्वता कितने दिन, सॉरी, निषेचन कितने दिन में कंप्लीट होता है, 7 दिन में कंप्लीट होता है। कितने दिन में, 7 दिन में। जब भुट्टे की कटाई करते हैं तो उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए, 20 से 25% होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें, उपज आपके सामने है, ये चीजें आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं बेबी कॉर्न पे। बेबी कॉर्न से क्वेश्चन बनता है, तो बेबी कॉर्न क्या होता है, देखिए अनडेवलप्ड कॉब होता है, मतलब कॉब का डेवलपमेंट होता है लेकिन उसके ऊपर सीड का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होता है। देखिए फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा है, ये भुट्टा होता है, क्या होता है, ये भुट्टा होता है, इसके ऊपर लेकिन ना लाइनिंग तो डेवलप होती है लेकिन उस लाइनिंग पर सीड का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, तो वही क्या होता है, बेबी कॉर्न। तो बेबी कॉर्न कैसे बनाया जाता है, जब भाई मेल फ्लावर पोलिनेशन करने के लिए सब कुछ करता है, पोलिनेशन 1 सप्ताह में होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, भुट्टा बनने के निकलने के 2 से 3 दिन बाद क्या करते हैं, सिल्क निकल आते हैं। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, बेबी कॉर्न। जब 1 हफ्ते के लिए अगर टेसल को छोड़ दोगे वो कंप्लीट पोलिनेशन कर देगा, बात समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा कि पोलिनेशन जैसे स्टार्ट होगा 2 से 3 दिन में उसके टेसल वाले भाग को क्या कर देंगे, काट देते हैं। काटने के बाद क्या होता है, वहां पे सिल्क निकलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ रहता है, मतलब फीमेल फ्लावर। ठीक है, वो भाई जब अच्छे से फर्टाइल नहीं होगी, तो जब फर्टाइल नहीं होगी तो उसके ऊपर दाने की सेटिंग अच्छे से नहीं बनेगी। जब अच्छे से दाने की सेटिंग नहीं बनेगी उसी को हम क्या कह देंगे, बेबी कॉर्न कह देंगे। बेबी कॉर्न बनाया क्यों जाता है, क्योंकि उसमें ना कैल्शियम, लोहा और विटामिन की अधिकता पाई जाती है, मिनरल्स और विटामिन की अधिकता पाई जाती है। नॉर्मल सब्जियों में कितना विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, लगभग 21 से 57 ग्राम पाए जाते हैं, लेकिन बेबी कॉर्न में कितना पाया जा रहा है, 86 ग्राम पाया जा रहा है। सबसे पहले कहां पे यूज किया गया था, थाईलैंड में किया गया था। तो कहने का मतलब ये पोषक मान युक्त होते हैं, जो नॉर्मल हमारी सब्जियां हैं उससे कहीं ज्यादा इसमें मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें देख लिए। इसके लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी आप मृदुला याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, मृदुला, BL41। ठीक है,
हिम 1 to 9, गोल्डन बेबी, ये सब होता है। फरवरी से सितंबर के बीच में इसकी खेती करते हैं। उपयुक्त दूरी इसकी थोड़ी आप याद रखिएगा, 45 गुणे 20, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉब प्रोडक्शन नहीं करना होता है, तो स्पेसिंग थोड़ा पास पास रखते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें टोटल पानी कितना लग रहा है, 400 से 450 mm। पूरे मक्के में कितना लग रहा है, 500 से 750 mm। यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, लगभग 20 से 25 दिन, एक महीना पहले उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जब एक महीना पहले हार्वेस्टिंग कर लोगे तो पानी कुछ ना कुछ बचेगा ही ना, तभी यहाँ पे पानी क्या होता है, कम यूज होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन बनता है। और कटाई की बात करेंगे, बुवाई के लगभग 45 से 50 दिन बाद इसकी कटाई कर देते हैं। कितने दिन बाद, बुवाई के लगभग 45 से 50 दिन बाद इसकी कटाई कर देते हैं। उसकी कटाई कब करते हैं, लगभग 90 दिन पे करते हैं कि नहीं। भुट्टे की कटाई कब करते हैं, 60 से 70 दिन पे कर देते हैं। तो वही चीज मैंने अभी आपको बताया था ना कि लगभग 20 से 25 दिन 30 दिन क्या होता है, इसकी हार्वेस्टिंग पहले कर ली जाती है, ठीक है। औसतन उपज की बात कर लेंगे तो इतना ही होता है। आदर्श बेबी कॉर्न कहते किसको हैं, ठीक है, यही चीज होता है। आदर्श बेबी कॉर्न का रंग पीला, आकार छोटा होता है, बीज अविकसित होने चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया। पंक्तियों में क्रमबद्ध होते हैं, यह रेशा रहित होते हैं, इसमें रेशा ओसा नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें थी जो कि हम आपको डिस्कस कर दिए। 2-4 क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। देखिए वेट मिलिंग, ठीक है, वेट मिलिंग कहां पे यूज किया जाता है, तो वेट मिलिंग यूएसए मतलब अमेरिका में यूज किया जाता है। ड्राई मिलिंग कहां पे यूज किया जाता है, ड्राई मिलिंग कहां पे यूज किया जाता है, इंडिया में यूज किया जाता है, ठीक है। टॉप क्रॉस मेथड से कौन सी वेराइटी, टॉप क्रॉस मेथड से कौन सी वेराइटी डेवलप की गई थी, तो लिख लीजिएगा हाई स्टार्च वेराइटी डेवलप की गई थी। कौन सी, हाई स्टार्च गंगा 2 वेराइटी डेवलप की गई थी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और आपको सारी चीजें 2-3 को आप कहोगे वेट मिलिंग क्या होता है, वेट मिलिंग और ड्राई मिलिंग कहने का मतलब भारत में इसका मोस्टली यूज कब किया जाता है, इसके दानों को सुखवा के लोग खाते हैं, ठीक, दाना सुखवाएंगे उसका आटा बनाएंगे तब खाएंगे, ठीक है। और वेट मिलिंग मतलब वो जब उसमें मॉइस्चर परसेंटेज ज्यादा होता है उसको विभिन्न टाइप के डिश बना के लोग यूज करते हैं। अमेरिका की इसी वजह से ना बैकबोन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और एक बार हम आपसे फिर कहेंगे इस सेशन को शेयर कर दिया करिए और कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर व्यक्त किया करिए, तो जिससे कि हमें अच्छा लगता है। बैच के बारे में जो भी इंक्वायरी हो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कल से सारी चीजें ओपन कर दी जाएगी, आपके लिए क्लासेस बढ़ा दी जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।